तो सारा का सारा वेबिनार है वो फुल रिसर्च बेस्ड है। जो भी मैं बात बोलूँगा या फिर मैं जो भी एक वर्ड भी बोलूँगा वो सारा का सारा आर्टिकल में पब्लिश्ड है। तो डोंट वरी कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलूँगा जो आपको कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगी, आपको लगेगा कि ये गलत है या फिर कंफ्यूजिंग है। तो वो सारे के सारे आर्टिकल बेस्ड हैं, कुछ हाइपोथेसिस भी हैं, सारे के सारे लॉ नहीं है, कुछ हाइपोथेसिस भी हैं। तो मैं ओवरऑल आपको बताऊंगा। अब फर्स्टली हमें पता है हम जितने भी लोग ज्वाइन हुए ना वो 3 टाइप में अभी ज्वाइन है। अभी पहले फर्स्ट लोग तो वो हैं जो जानते हैं कि 80% पीपल है जो पूरा का पूरा फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंडेड है और 20% इलेक्ट्रिकल पर। और सेकंड होते हैं जो 50% फिजिकल एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट होते हैं और 50% इलेक्ट्रिकल पर। एक थर्ड भी आते हैं जो शायद हम में से एक या दो ही हैं जो 80% इलेक्ट्रिकल पर डिपेंड होते हैं और 20% फिजिकल पर। तो आई एम वन ऑफ देम, इसीलिए मैंने ये लेक्चर रखा था। तो सबसे पहले तो कॉस्मो ऑफ इलेक्ट्रो चालू करने से पहले कुछ मिथ हैं, बैरियर है फिजिकल एक्टिविटी को लेके, उनको मुझे पहले क्रॉस करना पड़ेगा। उनको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कॉस्मो ऑफ इलेक्ट्रो पे क्यों जा रहा हूँ, क्यों फिजिकल एक्टिविटी में क्या बैरियर्स हैं, क्या मिथ है जो हम अभी तक मान के चल रहे हैं और जो लगता है कि शायद गलत है। और ऐसा नहीं है, वो आर्टिकल में पब्लिश्ड है, आप खुद उनको देखेंगे, मैं सारी की सारी आपको लिंक भेजूंगा। सबसे पहला हमारा जो मिथ रहता है फिजिकल थेरेपी को लेके, वो सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम किसी भी MRI या स्कैन को देख के अगर उसमें हमें भी कोई भी डिजेनरेटिव चेंजेस दिखता है, हम श्योरली मान लेते हैं कि उस पेशेंट में डिजेनरेटिव चेंजेस है, इसी वजह से उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या कोई भी बोन डिसीज हो सकती है। हमने बस डिजेनरेटिव चेंजेस देखा और हम बोन डिसीज को कंक्लूड कर देते हैं, जबकि हमको पता है कि वो डिजेनरेटिव चेंज से क्या पता पेशेंट को कोई पेन ही ना हो रहा हो। लेकिन हमें फर्स्ट ईयर से ऐसा पढ़ाया गया है कि अगर डिजेनरेटिव चेंजेस हैं तो आप इस रिजल्ट पर आ जाइए कि कोई ना कोई डिसीज है। सेकंड पॉइंट हमें स्टार्टिंग से बताया गया है कि पोस्चरल डिफेक्ट्स, इस चीज पर बहुत बार कभी भी बहस भी होती है, क्लियर भी होती है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग से एक लाइन हम सबको सिखाई गई है कि a good physiotherapist start diagnose when patient starts enter the clinic। हम गुड फिजियोथेरेपिस्ट की कैटेगरी में कब आता है? अगर हम कहीं क्लिनिक पर या कहीं अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं और पेशेंट अगर सामने से आ रहा है और उसके पोस्चर को देख के और उसके गेट को देखकर ही अगर हम उसकी डिसीज को पहचान लें तो हम गुड फिजियोथेरेपिस्ट की क्लिनिक में आते हैं, यानी उसके पोस्चर को पहचान लें, एज सिंपल। लेकिन जबकि हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर पोस्चर डिस्टर्ब हो तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई कमी हो या बॉडी को उससे पेन हो रहा हो या कुछ भी हो। वी नो वेरी वेल। हम एग्जाम्पल जानते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को पोलियो हो गया हो तो उसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, पूरी का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और फिर भी उसको पेशेंट को कोई ऐसी पोस्चरल दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमारे माइंड में क्लियरली हमको बताया गया कि अगर कोई पोस्चरल चेंजेस हो तो सबसे पहले वहां पर जाओ जहां पर पोस्चरल चेंजेस है। तीसरी चीज हमको हमेशा सिखाया गया कि फिजियोथेरेपी के जो हैंड है वो मैजिक हैंड है। फॉर व्हाट? फॉर पल्पेशन के लिए। अब हमें पता है कि पल्पेशन हमें क्यों सिखाया गया। पल्पेशन हमें सिखाया गया ट्रिगर पॉइंट्स के लिए, मसल बल्क को ढूंढने के लिए, टेंडरनेस के लिए, स्वेलिंग के लिए, एडिमा के लिए और भी बहुत कुछ के लिए हमें सिखाया गया कि हमारे मैजिकल हैंड्स हैं जिनको हम पाल्पेट करके ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी हाइपोथेसिस बताता हूँ जो आप लिटरली सुन के शॉक होंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। Dr. Jeremy Lewis, he is a PT, PhD and also a sonographer। उन्होंने बहुत सारी बुक में उनका नाम ऐड है, वो हमारे सिम्स में भी आए हैं। उनका नाम है डॉक्टर जेरेमी लुइस। वो सोनोग्राफी भी करते हैं। ही इज अ डूइंग FCSP, फेलो ऑफ द चर्टन सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी लंदन। उनकी खुद की साइट है www.shoulderclinic.com। उन्होंने पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर रिसर्च करी, वो है शोल्डर, और शोल्डर में भी सिर्फ एक ही डिसीज पर, रोटेटर कफ इंजरी पर। उनकी हाइपोथेसिस कहती है कि ट्रिगर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करते।
यानी जो हमें फिजियोथेरेपी में फर्स्ट ईयर से सिखाया जाता है और फाइनल ईयर तक आते आते एमपीटी में आते आते हम जिस चीज को लेकर चल रहे हैं वो उस चीज पर को बता रहे हैं कि वो हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि ट्रिगर पॉइंट नॉट इवन एग्जिस्ट। ये वाला एक जो मिथ है। एक अगला मिथ है कि हम हमेशा डर्मेटोम पे बहुत रिलायबल हो जाते हैं। हम हमेशा डर्मेटोम पे इतने ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं कि हमें लगने, क्योंकि आप जब डर्मेटोम्स की इमेजेस देखेंगे, कितने सारे बुक्स में कितनी अलग इमेजेस हैं, नेट पर कितनी अलग इमेजेस हैं, तो आप एरिया मार्क नहीं कर सकते कि इस डर्मेटोम का अगर कोई एरिया है तो वो हैंड में यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, तो आप नहीं बता सकते। तो ये भी एक मिथ है कि डर्मेटोम्स बहुत रिलायबल है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक हमारा डाउट और हमेशा रहता है कि मसाज इंक्रीज ब्लड फ्लो। हम हमेशा लेके इस चीज़ को माइंड में लेकर चलते हैं, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसाज इंक्रीजेस ब्लड फ्लो एट द लेवल ऑफ पेरिफेरल, एट द लेवल ऑफ डर्मिस। उसके नीचे का सर्कुलेशन इंक्रीज नहीं करती, सिर्फ डर्मल लेवल तक। तो हम मसाज को इतना बड़ा फिजिकल थेरेपी में बहुत बड़ा बना के रखे हुए हैं। एंड सेकेंड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक स्पेशल टेस्ट आर रियली स्पेशल। जितने भी हमको सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में बताया गया कि स्पेशल टेस्ट जितने भी होते हैं वो सारे क्या स्पेशल हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको एक टेस्ट बताया जाएगा, एप्लिस ग्राइंडिंग टेस्ट। ये जो एप्लिस ग्राइंडिंग टेस्ट है वो नी के लिए होता है। वो नी में जो होते हैं मेनिस्कस और लिगामेंट, इनकी इंजरी के लिए वो टेस्ट हम यूज़ करते हैं। इसमें कुछ नहीं करते हैं, किसी भी पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा के उसका जो अफेक्टेड लेग है उसको 90 डिग्री पर बेंड कर देते हैं और हम टेबल पर चढ़ के उसके अपने एक लेग से उसका जो साइड लेग है उस पर पैर रख लेते हैं, क्योंकि वो हिले डोले नहीं। तो हम क्या, जो अफेक्टेड लेग था जो हम प्रोन पोजीशन में, हम उसको एट अ पॉइंट ऑफ एंकल हम उसको होल्ड कर लेते हैं। अगर इफ बी कंप्रेस्ड, अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे और अगर कंप्रेस करने के बाद हम रोटेशन करेंगे तो वो, अगर उसको पेन फील होता है तो वो मेनिस्कस के लिए होता है, और कंप्रेस करने की जगह अगर हम रिट्रैक्ट करेंगे और फिर हम रोटेशन करेंगे तो वो पेन होता है लिगामेंट के लिए। कि अगर आपने मीडियल साइड कंप्रेस करा तो वो किस साइड का हुआ, लेटरल मेनिस्कस का। ये चीज आप कभी भी ये पेशेंट पर अप्लाई करके देखना। मोर देन 50% पेशेंट आपको बता ही नहीं पाएंगे कि पेन कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो आपको दोनों कंडीशन के पेशेंट इवन नहीं बता पाता है, और हम आपको कुछ बैरियर्स भी बताते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बैरियर्स बताऊं, सबसे बड़ा बैरियर है कि हमको फिजिकल थेरेपी में सबसे पहले एक पॉइंट हमेशा बताया गया है कि जब तक पेशेंट अपनी पेनफुल कंडीशन में है, हम तब तक उसको कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करा सकते। तो सबसे बड़ा तो हमारा पॉइंट यही हो गया कि पेशेंट को 3-4 दिन तो पहले ऐसे ही बुलाओ कि उसका पेन कम करो, फिर आप फिजिकल एक्सरसाइज पे डिपेंड हो सकते हो। इसलिए मैं उसकी दूसरी चीज़ लैक ऑफ टाइम। आप एक पेशेंट को एक चीज़ के लिए कम से कम आप 15 से 20 दिन बुलाते हो और पर सेशन आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का रखना पड़ता है। जो पेशेंट आपको मोर देन 100 रुपीज़ अगर पर सेशन का देगा तो उसके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको कुछ सोचना पड़ेगा। सेकेंड और फिर थर्ड चीज़ ऐसी बहुत सारी है कि हमारा एम्प्लॉयर का सपोर्ट, रिसोर्सेज भी नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज़ कि पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों का इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि सेम एक्सरसाइज है फॉर शोल्डर जॉइंट, हम दोनों का पेशेंट को बिल्कुल दोनों का इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। इसलिए मेरा पूरा ध्यान इलेक्ट्रोथेरेपी की तरफ गया। मुझे लगा कि इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या क्या आगे रिसर्च कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बहुत सिंपल सी बेसिक बात बताऊं कि हमारी पूरी बॉडी इलेक्ट्रोथेरेपी का वर्क कर रही है। पूरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ही हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। हमको पता है कि जो हमारा न्यूरॉन का रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल वो -70 मिली वोल्ट है। अगर वो ना होता तो एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होते और इतनी बड़ी ECG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नहीं बनती। सेकंड, हमारा स्केलेटल मसल का रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है, जिसकी वजह से हम EMG कर पाते हैं। कार्डियक मसल का इलेक्ट्रिक मिली वोल्ट है -90 मिली वोल्ट, जिसकी वजह से हम ECG कर पाते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो फिर हम कैसे। मैं आपको एक साइंटिस्ट की पिक दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद मेरे माइंड में आया था कि हाँ, इलेक्ट्रोथेरेपी में कितना कुछ कर सकते हैं। अब पहले इस साइंटिस्ट की पिक देखिए। इनका नाम है डॉक्टर
इनका नाम है डॉक्टर आशा जे गुलाटी। ये पीटी है, एमएस है। इनका जो अपना फिजियोथेरेपी के बाद एमएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है मेडिसिन ऑफ साइंस। ये एनसीएस यानी न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल स्पेशलिस्ट है। इन्होंने केटीपी किया हुआ है यानी काइनेस्कोटैपिंग प्रैक्टिशनर है, और इन्होंने वेस्टिबुलर रिहेबिलाइजेशन भी करा हुआ है। अब जैसे काइनेस्कोटैपिंग के बारे में भी किसी दिन कोई लेक्चर करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि काइनेस्कोलॉजी, क्योंकि टैपिंग भी दो टाइप की होती है, काइनेस्कोलॉजी टैपिंग और रिजिड टैपिंग। जो काइनेस्कोलॉजी टैपिंग होती है वो हमारी मसल और मसल के टेंडन के लिए होती है, और जो रिजिड टैपिंग होती है वो लिगामेंट की इंजरी के लिए होती है। इसलिए अगर किसी दिन हुआ तो टेपिंग पे पूरा। तो अब फर्स्ट हम आते हैं, ये सब तो था बिल्कुल बेसिक, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था कि मेरे माइंड में क्यों इलेक्ट्रो बढ़ा एक साइड से और क्यों फिजिकल थेरेपी पे ध्यान मेरा इतना नहीं गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी मॉडलिटीज पर एक मॉडलिटी बताता हूँ जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड प्रेशर मॉडलिटी। अल्ट्रासाउंड प्रेशर मॉडलिटी, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको नेक में पेन हो रहा है। अब उसको नेक में कंटिन्यूसली पेन हो रहा था 1 महीने से, जो अब जिसकी वजह से वो कोई एम्प्लॉय है, मैनेजर है, वो कंटिन्यूसली ऐसा वर्क कर रहा है कि वो आगे की तरफ फॉरवर्ड पोजीशन में, जिसकी वजह से वहाँ पीछे उसका पेन बढ़ रहा है, हम जानते हैं। लेकिन वो पेन उसका कंटिन्यूसली 1 महीने से था, तो उसने कितनी सारी मेडिकेशन इंजेक्शंस और पता नहीं कितना सब कुछ करता चला गया, जो 1 से 1.5 महीने तक हो गया। जो पेन उसका जो पेन पीछे की मसल में था, स्पाइनस कैपिटस और स्पाइनस सर्वाइकस में, वो पेन अब नीचे बढ़ के कहाँ गया, अपर ट्रेपेजियस मसल पर, और उसका भी पेन नीचे आ गया रोमबॉइड पर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी सिनर्जी पैटर्न में वर्क करती है। अगर हमारी कोई भी मसल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका जो वेट है वो साइड वाली मसल्स जो उससे अटैच है वो लोड लेने लग जाती है, फिर उनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, तो उसकी कंप्लेंट ये नहीं होती कि मेरे नेक की बैक में पेन हो रहा है, नहीं, उसकी कंप्लेंट होती है कि हमारी नेक की वेन से लेके हमारे पूरे ट्रेपेजियस से लेकर रोमबॉइड तक, वो आपको ऐसे मसल्स के नाम नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे पूरा फील करके बताएगा कि यहाँ तक पेन हो रहा है। अब हम क्या सोच के चलेंगे? हमारे माइंड में सबसे पहले इतना सब डायग्नोस करने का नहीं आता। हमारे माइंड में इजीली सबसे पहले एक ही चीज आती है कि इसका पूरा एरिया कवर करना। तो कितनी सारी मसल्स को आपको कवर करके लेके चलना है। जब आप इस चीज पे लग जाते हैं तो मोर देन 15 डेज तो इसी में हो जाते हैं कि हम पहले रोमबॉइड का कम करें, फिर हम ट्रेपेजियस का करें, फिर हम आखिरी में स्केलेटली मसल पर आए। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए एक ऐसी मॉडलिटी निकाली गई जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड प्रेशर टेस्ट। ये मॉडलिटी का मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो में आपको स्पेशली दिखाऊंगा लंबर के लिए, लंबर रीजन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबर रीजन में पेन बहुत ज्यादा, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा आती है अपने पास, लो बैक पेन की सबसे ज्यादा। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा से ये रहता है कि अगर पेन है तो क्या हो सकता है, L4 L5 में कुछ हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, PIBD हो सकता है, और पता नहीं कितने हजार थॉट्स तो आ ही जाते हैं। 1000 डिजीज के नाम जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं सब हमारे माइंड में आ जाते हैं, और कभी भी हम एक पिक्चर क्लियर नहीं कर पाते, और हम कितने टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, SLR कर देते हैं, और कितने फिर भी, क्योंकि पेशेंट को पेन इतना ज्यादा हो रहा है, वो हर टेस्ट में आप कभी अप्लाई करके देखना, आप कभी अगर SLR भी नॉर्मल करेंगे या फिर आप फिगर ऑफ 4 टेस्ट भी अप्लाई करेंगे तो आपको बताएगा कि इसमें भी पेन हो रहा है, इसमें भी पेन हो रहा है। तो हम उस कंफ्यूजन में उसका होल ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे प्यारी मशीन बनाई है अल्ट्रासाउंड प्रेशर टेस्ट, जिसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पीटी के बाद सोनोग्राफर भी बन सकते हैं। हम पीटी के बाद तो मैं आपको एक डिग्री बताई कि हम एज अ सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर जो हमारा लंबर स्पाइन रीजन है, पर्टिकुलर हम वहाँ पर जब हमारा अल्ट्रासाउंड की तरह हेड रहता है, जो जिस पर हम सारी मसल्स पर उसको लगाते हैं जैसे सोनोग्राफी में करते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि किस मसल पर कितना प्रेशर है। वो प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ बायो फीडबैक की तरह हमें नजर आता है। बायो फीडबैक की तरह हमें वो प्रेशर नजर आता है कि हाँ पर्टिकुलर इस मसल पर इतना प्रेशर है, यानी ये मसल सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो हम कंटिन्यूसली उसी
मसल पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि हमें खुद वर्क नहीं करना। उसी मशीन के साथ एक एर्गो स्टाइल मोबिलाइजेशन टेबल कनेक्ट होती है, वो उसमें वो मसल से कनेक्ट होती है। वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम सेट कर लेती है कि हाँ पर्टिकुलरली इस मसल का प्रेशर ज़्यादा है, वो अपना प्रोग्राम सेट करके और उसी मसल के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ इसके रिलेटेड, तब आप इस इमेज को क्लियर कर पाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट सो दैट कि हम नॉट इवन अ सिंगल हमने पेशेंट को टच भी नहीं करा, हमने बस प्रेशर टेस्ट उसका अप्लाई करा, पता करा पर्टिकुलर ये मसल पर ज़्यादा प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग एर्गो मोबिलाइजेशन टेबल में ऑटोमेटिक प्रोग्राम सेट हो गया। हमको सिर्फ पेशेंट को हमने उस पोजीशन में लिटाया और मोबिलाइजेशन थेरेपी वो उसको मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लिमिटेड टाइम में कितना रिलीफ मिलेगा, कितना कंपेटेबल रिलीफ मिलेगा। ये एक पहले हमारी मॉडलिटी अल्ट्रासाउंड प्रेशर टेस्ट मॉडलिटी। एक मैं आपको सेकंड मॉडलिटी बताना चाहता हूँ जिससे आपका माइंड शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी इंडिया में भी आ चुकी है, इंडिया में भी है या इवन इंदौर में भी है कई जगह पे। लेकिन वो शॉक वेव थेरेपी सिर्फ एज अ पेन रिलीफ और एज अ प्लेसिबो इफेक्ट यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉक वेव थेरेपी सबसे ज़्यादा दो उसमें रहते हैं, एक रेडियल शॉक वेव थेरेपी, एक फोकस शॉक वेव थेरेपी। पहले मैं आपको रेडियल शॉक वेव थेरेपी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक रेडियल शॉक वेव थेरेपी पर कितना कुछ हम काम कर सकते हैं। हम सोचते हैं ना कि फिजियोथेरेपी सिर्फ इतना सा है, ये पूरा का पूरा एक कॉस्मो है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियल शॉक वेव थेरेपी पर बताता हूँ। एक फिजियो एशिया अकेडमी के नाम से पूरा का पूरा एक कम्युनिकेशन है जिसमें कि हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर दिनेश वर्मा, उन्होंने पीटी के बाद एमबीए किया है। तो हमारे पास नेक्स्ट पहली अपॉर्चुनिटी सोनोग्राफी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ गई कि हम एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए उन्होंने एमबीए करा है मार्केटिंग में। जितनी भी मॉडलिटीज आती हैं एज अ वी डूइंग एमबीए हम मार्केटिंग में जा सकते हैं, उस प्रोडक्ट की रिसर्च में जा सकते हैं। तो डॉक्टर दिनेश वर्मा वो प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर फिजियो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सिंगापुर की फिजियो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। V2U हेल्थ केयर सिंगापुर में इस नाम से क्लिनिक चला रहे हैं। और उनके साथ इस फिजियो एशिया अकेडमी में उनके साथ एक उनके फ्रेंड और हैं जिनका नाम है रॉय बेनेट। उन्होंने भी पीटी कराए और पीटी के साथ उन्होंने टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कोर्स किया है। यानी ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी करने के बाद हम इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकते। हमारे लिए इवन वो ऑप्शन भी एप्लीकेबल है कि हम इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हैं। प्रोडक्ट उनका सबसे बड़ा जो उन्होंने इंजीनियरिंग लाइन में इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने जिस कंपनी में ज्वाइन करा उसका नाम है EMS फिजियो, यूके में है। आप कभी सर्च करना है EMS फिजियो, कितना बड़ा ये ब्रांड है। हम उसमें ऐसा जॉब कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब सबसे पहले तो अब ये तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रो दिया साइंटिस्ट का, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्यूचर गोल्स पे भी बात करनी है। अब मैं बात करता हूँ मॉडलिटी पर जो ये रेडियल और फोकस शॉक वेव थेरेपी है, ये है क्या, ये वर्क करती हैं मैकेनिकल वेव थेरेपी पर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी और शॉक वेव थेरेपी। अब इसमें क्या तीन चीज़ें होती हैं। ये जो शॉक वेव थेरेपी है ना, ये तीन चीज़ पे वर्क करती है। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड प्रेशर और थर्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया पर ये वर्क करती है तीन चीज़ों पर, प्रेशर, एनर्जी और डेंसिटी।
अब जो रेडियल शॉक वेव थेरेपी और फोकस शॉक वेव थेरेपी में डिफरेंस क्या है, पहले मैं रेडियल को आपको क्लियर कर देता हूँ। रेडियल काफ़ी छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से है अभी एडाप्ट, क्योंकि रेडियल शॉक वेव थेरेपी का जो हमने बताया 3 चीज़, उसका प्रेशर 1 to 5 बार ही आता है, यानी मिनिमम 1 to 5 बार का प्रेशर आता है। उसका हेड का एरिया 15 to 25 मिलीमीटर होता है, यानी साइज आप देख सकते हैं कितना छोटा हेड है उसका। और ये कंटिन्यूस और वर्स्ट मोड में आता है, ये वाइब्रेट की तरह फील करता है। और इसकी डेप्थ है ना वो बॉडी में ज़्यादा नहीं है, उसकी बॉडी में सिर्फ डेप्थ है 3 to 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो बॉडी में 3 to 4 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा इसका इसकी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है जब इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नर्व सप्लाई है उसी लेवल पर होती है, इसी लेवल पर होती है। तो इस थेरेपी का यूज़ हम जनरली क्या एग्लिस टेंडनाइटिस, प्लांटा फैसिलिटिस इन सब में करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो है फोकस शॉक वेव थेरेपी। जब आप इसको सुनोगे ना आपके माइंड में लिटरली इतने सारे डाउट्स, इतनी सारी कंफ्यूजन और इतनी सारी हैप्पीनेस भी होगी, बहुत होगा कि फिजियोथेरेपी कितना बड़ा एक कॉस्मो है। अब इसके बारे में पहले बस आपको जनरल बता दूं कि जो फोकस कॉस्मो वेव थेरेपी है वो पेनिट्रेट करती है 6 to 8 सेंटीमीटर। ये पेनफुल इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आपको पता है नर्व सप्लाई इतनी नीचे ज़्यादा नहीं होती। इसके हेड का साइज लार्ज है और ये भी सेम 3 चीज़ पे वर्क करती है, फोर्स, प्रेशर एंड द थर्ड वन डेंसिटी। अब एक साइंटिस्ट हैं, आप उनके बारे में भी जाके, मैंने बोला ना कि जो भी मैं चीज़ बताऊंगा वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च आर्टिकल और पब्लिकेशन पर ही बताऊंगा, कोई भी चीज़ अलग से नहीं बताऊंगा। तो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एलिन डब्ल्यू सिंडेल, उन्होंने पीटी करा हुआ है और एमडी करा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से। उन्होंने पूरा इस पर उन्होंने फोकस शॉक वेव थेरेपी पर उन्होंने पूरी की पूरी रिसर्च करी हुई है और उन्होंने बताया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट किस किस के साथ वर्क कर सकता है। पहला सबसे बड़ा एक फिजियोथेरेपिस्ट है ना फोकस शॉक वेव थेरेपी पे, फोकस शॉक वेव थेरेपी से रेनल स्टोन, किडनी स्टोन और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन को हम फ्रैगमेंट में तोड़ सकते हैं। या सही सुना आपने, हम यूरोलॉजिस्ट के साथ भी वर्क करते हैं, यूरोलॉजी सर्जन के साथ हम वर्क करते हैं। उसके लिए हमें प्रेशर कितना चाहिए फोकस शॉक वेव थेरेपी का, मैं आपको तीनों बताऊंगा। प्रेशर होना चाहिए 900 बार, 900 बार आप प्रेशर सोच रहे हैं। डेंसिटी का जो लेवल होता है वो 1 होता है, यानी हमने जो रेनल स्टोन है और यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन है उनको फ्रैगमेंट में तोड़ देते हैं, यानी हम यूरोलॉजिस्ट के साथ भी वर्क करते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है कि ये जो फोकस शॉक वेव थेरेपी है वो इन्फ्लामेटरी टिश्यूज और बोन टिश्यू, जो बोन है उन पे भी बहुत ज़्यादा इजीली वर्क करता है, जिसका प्रेशर रहता है 400 बार और एनर्जी डेंसिटी लेवल रहता है 0.6, यानी ये तो आपको वैसे भी पता है कि हम ऑर्थोपेडिक के साथ एज यूजुअल वर्क करते हैं। थर्ड पॉइंट है एंजियोजेनेसिस। हम सब जानते हैं कि एंजियोजेनेसिस की डेफिनेशन होती है कि जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स हैं उनसे कोई न्यू ब्लड वेसल्स बनना। तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हार्ट में आती है, कार्डियोवास्कुलर। तो हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी वर्क करते हैं, हम कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी वर्क करते हैं। प्रेशर फोकस वेव थेरेपी का वहाँ रहता है 100 बार और डेंसिटी रहती है 0.3, यानी हम एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी वर्क कर रहे हैं। अभी हमने कितना पढ़ा कि हम एज अ सोनोग्राफी भी, एज ए एज अ टेक्निकल इंजीनियरिंग यूरोलॉजिस्ट के साथ वर्क करेंगे, ऑर्थोपेडिक के साथ वर्क करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ वर्क करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ वर्क करेंगे। अब एक फोर्थ पॉइंट बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत शॉकिंग भी होगा, वी ऑल्सो वर्क विद सेक्सोलॉजिस्ट। हम सेक्सोलॉजिस्ट के साथ भी वर्क करते हैं ऑन अ बोथ मेल एंड फीमेल। मेल की प्रॉब्लम, आपको एक मेल का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आप सब जानते हैं व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पेनाइल ट्यूबनेसेंस, ये आप सब जानते हैं मेल में प्रॉब्लम होती है, इसको ठीक करते हैं हम। और फीमेल में करते हैं क्लाइटोरिस को। आपको पता है क्लाइटोरिस का फीमेल में क्या रोल है, तो आप समझ सकते हैं जब क्लाइटोरिस गड़बड़ है तो फीमेल में क्या है, और अगर मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो मेल में क्या गड़बड़ है। मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस वजह से होता है क्योंकि जो एक वर्ड है कॉर्पस कैवर्नोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम ये इरेक्टाइल टिश्यू है, तो कॉर्पस कैवर्नोसम में इरेक्टाइल टिश्यू है जो पेनिस का बल्क फॉर्म करती है।